और अब सबसे पहले बात पाकिस्तानी गुर्गे की उत्तर प्रदेश में कुर्की की। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ अब आर पार की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। योगी फोर्स ने उसके घर जमीन की कुर्की के आदेश दिए और संदेश दिया कि फरारी अब उसे बचा नहीं पाएगी। आईएसआई कनेक्शन हो, विदेशी फंडिंग हो, हथियारों की साजिश हो, इन आरोपों के बीच अब रेड कॉर्नर नोटिस से तैयारी है। यानी संभल में चले हर पत्थर और गोली का हिसाब शारिक साठा से लिया जाए। जिसके इशारे पर संभल सुलगा, जिसके कहने पर पत्थर चले, जिसकी साजिश पर गोलियां चली, आज उस पर कानून का शिकंजा कस रहा है। जिसने संभल में हथियार पहुंचवाया, जिसने दंगाइयों को शह दिया, आज उसके घर की कुर्की हो रही है। थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर के उस गुर्गे के खात्मे की डुगडुगी अब बज चुकी है। शाकिर साठा संभल हिंसा का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक से है और शक है कि उसी के इशारे पर 14 महीने पहले संभल में हिंसा भड़काई गई। लेकिन शारिक साठा के गुर्गों का इलाज करने के बाद अब योगी फोर्स सीधे आका पर वार कर रही है, साठा की डुगडुगी बजा रही है। ये डुगडुगी कोई रस्म नहीं, ये योगी फोर्स की खुली चेतावनी है कि शारिक साठा चाहे कहीं छिपा हो, योगी फोर्स की पकड़ से बच नहीं पाएगा। अदालत के आदेश के बावजूद सरेंडर न करने और मुल्क से मफरूर शारिक साठा के घर, जमीन और जायदाद की कुर्की कराने के लिए संभल प्रशासन ने डुगडुगी पिटवाई, मुनादी करवाई और पंचों की मौजूदगी में सरकारी नोटिस चस्पा कर दिया गया। सारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसके 3 गुर्गों ने संभल में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद इन्हीं गलियों से होता हुआ उन तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। महिला पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद सारिक साठा का नाम सामने आया था। सारिक साठा वो शख्स है जिसके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 69 मुकदमे संभल और उसके आसपास जगहों पर उसके खिलाफ दर्ज है और ये सील करने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। शारिक साठा पर आरोप है कि उसने संभल में हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, हिंसा के लिए फंडिंग कराई और हथियार भिजवाए। दुबई में छिपे बैठे शारिक साठा पर 69 केस दर्ज है। 8 साल पहले शारिक दिल्ली से भागकर दुबई गया था। शारिक के दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की भी जांच हो रही है। साथ ही इंटरपोल की मदद से उसे भारत लाने की कोशिशें भी जारी हैं। जिस मकान में मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शारिक साठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। दुबई पहुंचते ही उसने संभल में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश शुरू कर दी। शारिक ने ही संभल हिंसा के आरोपियों को मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका हथियार पहुंचवाए। संभल हिंसा के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए 9mm के कारतूस मिले थे। सारिक साठा वो शख्स है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली और उसके अलावा संभल के अंदर। दुबई में वो बैठा हुआ है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। सबसे बड़ी बात है कि ISI के इशारे पर वो न केवल गाड़ियां चोरी करता था बल्कि वो हथियारों की सप्लाई भी करता था, जिसके बाद उसके कनेक्शन असीम मुनीर और ISI खुफिया एजेंसी के भी सामने आए। संभल के इस गुनहगार के घर की कुर्की के साथ अब शारिक साठा पर फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है। यानी शारिक साठा को भारत लाकर संभल में चले एक एक पत्थर और गोली का हिसाब लिया जाएगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के KGMU धर्मांतरण केस में जन्नत नाम का फोल्डर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। आरोपी डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से हिंदू लड़कियों की पूरी डिजिटल कुंडली, वीडियोस, अश्लील क्लिप्स और ये सिर्फ फाइल्स नहीं है बल्कि लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट है।
योगी फोर्स ने इस जन्नत प्लान को डिकोड किया और एक्शन क्या किया जा रहा है वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। रमीज के इसी फ्लैट से उन 2 लैपटॉप्स को बरामद कर लिया। धर्मांतरण का जन्नत प्लान योगी फोर्स ने किया डिकोड। लखनऊ के छांगुर का डर्टी चैप्टर एक्सपोज। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बड़ी खतरनाक साजिश की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि यहां लव जिहाद और धर्मांतरण वाली साजिश एक खास मकसद के लिए रची जा रही थी और यह मकसद था जन्नत हासिल करना। आरोपी रमीज के पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। इन लैपटॉप्स में कोई अहम फाइल नहीं बल्कि डॉक्टर रमीज के 13 साल के कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। लैपटॉप के एक फोल्डर का नाम है जन्नत। इस जन्नत में दर्ज थी हिंदू लड़कियों की पूरी डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, वीडियो और यहां तक कि कई अश्लील क्लिप्स भी। पुलिस ने रमीज के इसी फ्लैट से उन 2 लैपटॉप्स को बरामद कर लिया है। लैपटॉप के अंदर रमीज ने बकायदा जन्नत नाम की एक फाइल सेव कर रखी थी। उस फाइल में तमाम अश्लील वीडियोस महिलाओं के मौजूद थे। इसके साथ साथ जो दूसरा लैपटॉप जो इसी फ्लैट से बरामद किया गया है उसमें भी 13 साल का डेटा बैंक तैयार कर रखा था। सूत्रों के मुताबिक रमीज जिस हिंदू लड़की के संपर्क में आता था उसकी डिजिटल फाइल तैयार करता था। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर तस्वीर, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से सेव किया जाता था। फिर सेव टारगेट यानी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता था। रमीज के लैपटॉप में 50 से ज्यादा युवतियों के वीडियो मिले हैं। इनमें उसकी पहली पत्नी के साथ दूसरी लड़कियों के वीडियो भी शामिल हैं। ये वीडियो ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यानी जन्नत सिर्फ एक फोल्डर नहीं बल्कि धर्मांतरण का कोड वर्ड था। एक ऐसा कोड वर्ड जिसके जरिए लड़कियों को पहले फंसाया जाता था, फिर ब्लैकमेलिंग और आखिर में धर्मांतरण की कोशिश होती थी। यानी धर्मांतरण का ये खेल रमीज सिर्फ लखनऊ में नहीं खेल रहा था बल्कि ये उसकी सालों से चली आ रही प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें उसने अपने लिए जन्नत तय किया था, लेकिन उसके लिए रास्ता धर्मांतरण का चुना था। ये फ्लैट नंबर 303 है और हुसैनाबाद में ये फ्लैट रमीज ने किराए पर लिया था और यहीं पर वो रहता था और उसी की निशानदेही पर 2 लैपटॉप बरामद किया गया है। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि रमीज ने पूछताछ में कई राज उगले हैं, जिसको लेकर अब लखनऊ पुलिस और एसटीएफ उसी जांच पे आगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रमीज ने धर्मांतरण की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी फौज तैयार करने का प्लान बनाया था। उसके लैपटॉप में कॉल गर्ल्स के नंबरों की लिस्ट, मेडिकोस ग्रुप से जुड़े संदिग्ध संपर्क और कई युवतियों के प्राइवेट वीडियो भी मिले हैं। इस बीच यूपी पुलिस रमीज के आगरा में डॉक्टर परवेज से संबंधों का कनेक्शन भी तलाश रही है और ये भी पता लगा रही है कि केस दर्ज होने के बाद से रमीज कहां-कहां गया और अब तक कितनी लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। क्योंकि योगी फोर्स ने जन्नत का ख्वाब देखने वाले रमीज को जहन्नुम भेजने का प्लान तैयार कर लिया है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम में चादर गैंग लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आगरा कॉलेज जाने वाली सड़क के बीचों बीच जगह को घेर दिया गया, वहां मजार बना दी गई, तो वहीं कुछ दूरी पर फुटपाथ पर अतिक्रमण करके मजार का निर्माण कर दिया गया। मगर हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद अब इन्हीं अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। भाईजान है कि मानते ही नहीं। जहां खाली जमीन देखा वहां कब्जा कर लिया, चादर बिछाकर मजार बना दिया। पहली तस्वीर में बीच सड़क पर मजार बनाई गई है, वहीं दूसरी तस्वीर में फुटपाथ घेर कर मजार तैयार की गई है।
लेकिन यूपी में मजार वाले कब्जा गैंग की अब शामत आ चुकी है। योगी फोर्स हर अवैध मजार का बुलडोजर से हिसाब कर रही है। अतिक्रमण कर बनाई इन दोनों मजारों का भी यही हाल हो रहा है। यह अवैध मजार आगरा कॉलेज के एमजी रोड पर बीचों बीच सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। इस मजार की वजह से कभी भी हादसा हो सकता था। वहीं लोगों को आने जाने में परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसी के पास फुटपाथ को घेरकर दूसरी मजार बनाई गई थी। मजार वाले अतिक्रमण को लेकर हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही डीएम पीडब्ल्यूडी को नोटिस भेजा गया है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि हरी चादर डालकर ये जमीन कब्जा करने की साजिश है। अगर 60 दिनों के अंदर मजार ध्वस्त नहीं किया गया तो कोर्ट से अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जाएगी। 60 दिन का ये समय दिया है कि इस बीच में आप जो सड़क के मध्य में और सड़क के चौड़ीकरण में जो बाधा बन रही है मजारें, इनको हटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम न्यायालय के आदेश से उन्हें हटवाएंगे। सीएम योगी पहले ही यूपी में हरी चादर से जमीन पर कब्जे का खेल करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि अवैध मजार हो या दरगाह या फिर मस्जिद, सबका हिसाब पीले पंजे से होगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। कब्जा गैंग के खिलाफ योगी की ये जीरो टॉलरेंस की नीति तब तक जारी रहेगी जब तक यूपी अवैध मजार और मदरसों के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता। जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा दिखेगा उसे बुलडोजर से बराबर कर दिया जाएगा। और फिलहाल बुलडोजर के रडार पर ताज नगरी के ये 2 अवैध मजार हैं। आगरा से जी मीडिया के लिए कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट। यूपी में एक तरफ अवैध कब्जों का सफाया चल रहा है तो दूसरी तरफ दबंग और अराजक तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हैं। आजमगढ़ में कब्जा गैंग ने प्रधान के प्रतिनिधि को सरेआम पीटा तो कौशाम्बी में जमीन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े और हरदोई में दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी। यूपी में आतंक मचाने और अराजकता फैलाने वालों को सीएम योगी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जो कानून तोड़ेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन कुछ दबंगों को सीएम योगी की वार्निंग अब भी समझ नहीं आ रही है। आजमगढ़, हरदोई और कौशाम्बी तक योगी फोर्स को चैलेंज किया गया है, जो अब यूपी पुलिस के रडार पर है। आजमगढ़ में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर मारपीट की तो कौशाम्बी में कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहीं हरदोई में दबंगों ने घर में घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी की। ये तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां कब्जे का विरोध करने पर दबंग भड़क गए और पैमाइश टीम के सामने ही ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगे आगे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गरुड़ जायसवाल तो पीछे पीछे दबंग। किसी ने ईंट पत्थर से हमला किया तो किसी ने लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिससे प्रधान प्रतिनिधि गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल आजमगढ़ के अतरौली इलाके में सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया था। ग्राम प्रधान ने जमीन पर अस्पताल का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम पैमाइश के लिए पहुंची तो दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि पर ही हमला कर दिया। प्रधान प्रतिनिधि से मारपीट के बाद योगी फोर्स एक्शन में है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कुछ 4-5 लोग एक व्यक्ति को मारपीट करने के प्रयास कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जांच में तथ्य प्रकाश में आया, उसमें आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कुछ कार्य किया जा रहा था। उधर कौशाम्बी का पीपरी इलाका जमीन की लड़ाई में जंग का मैदान बन गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मोबिन खान और अंजनी यादव के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जमीन पर कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष ने इस पर निर्माण शुरू कर दिया, जिससे दूसरा गुट भड़क गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर हरदोई में दबंगों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक घर पर हमला कर दिया। 20-25 दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, कपड़े और दूसरा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। दबंगों का कहर यही नहीं रुका, उन्होंने घर के महिलाओं से भी मारपीट की और घर के बाहर खड़ी कार के शीशे भी ईंट पत्थर से तोड़ डाले। पैसे की बात को लेकर वाद विवाद मारपीट हुई थी, जिसमें जूली की तहरीर के आधार पर सुसन्ना धर्म में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जूली के पक्ष द्वारा सोनू उपरोक्त के घर में घुसकर और वहां तोड़फोड़ की गई है और सामानों में आग लगाने की भी बात आ रही है।
इस संबंध में पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर रही है। वह एक व्यक्ति राजू को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। मगर अब आजमगढ़ से हरदोई तक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन में है। आरोपियों की तलाश हो रही है, क्योंकि योगी राज में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाता, उनकी तसल्ली से डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर योगी राज में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है और फटाफट इंसाफ का वायदा भी है। एक तरफ बेटी के गुनहगारों को 9 दिनों में सजा दी जा रही, तो दूसरी तरफ अपराधियों पर यूपी पुलिस की सख्ती भी है। संभल से लेकर हरदोई और हापुड़ तक योगी राज में अपराध और अपराधियों के लिए एक ही संदेश है, या तो सुधर जाओ वरना बुलेट तुम्हारा इंतजार कर रही। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। यूपी में न्याय की रफ्तार बनी मिसाल। गैंगरेप केस का 9 दिन में आया फैसला। 13 साल की बच्ची के अपहरण और 1 महीने तक गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फास्ट ट्रायल के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। सिर्फ 9 दिन के ट्रायल में संभल की बेटी से बर्बरता करने वाले हैवानों का हिसाब कर दिया गया। पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों को 20 साल की कठोर कारावास और 58,000 का जुर्माना लगाया है। ये फैसला महज 9 दिन के फास्ट ट्रायल के बाद आया है। जज है अवधेश कुमार सिंह, उन्होंने सजा की है। इससे पहले भी जो है 10 दिन में हुई थी, वो सजा भी उन्होंने की थी। और इसमें हमारे कप्तान साहब का और डीएम साहब का विशेष योगदान रहा कि रोज उसमें जो है एविडेंस उन्होंने समय पर हमें उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से जल्दी ट्रायल हो पाया। ये भारतीय न्याय संहिता के तहत मुरादाबाद मंडल का दूसरा और यूपी का चौथा सबसे तेज फैसला है। करीब 3 महीने पहले 13 साल की बच्ची को गांव के ही 2 लोगों ने बहला फुसलाकर अगवा किया था। बच्ची को नोएडा ले जाकर एक किराए के मकान में बंधक बनाया गया, जहां लगभग 1 महीने तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने 15 अक्टूबर 2025 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। काफी तलाश के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद किया, जिसके बाद संभल पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और फौरन कार्रवाई करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसका नतीजा यह है कि कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने वाले गुनहगारों पर फटाफट फैसला सुनाया। सिर्फ बेटियों के गुनहगार ही नहीं, यूपी के हर अपराधी का योगी फोर्स हिसाब ऐसे ही कर रही है। हरदोई में योगी फोर्स ने गौ तस्कर गुड्डू का इलाज किया। गौकशी और गौ तस्करी में शामिल गुड्डू की तलाश यूपी पुलिस को काफी दिनों से थी, लेकिन जब उसकी घेराबंदी की गई तो गुड्डू ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और फिर पुलिस के काउंटर अटैक में लंगड़ा बन गया। वहीं हापुड़ में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश जैद को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। जैद पर हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए योगी फोर्स एक्टिव है, मगर बिहार की राजधानी पटना में रहने वाली बेटियां क्या भगवान के भरोसे सिर्फ हैं? पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के बाद सुरक्षा पर असंख्य सवाल खड़े होते हैं। पटना में सैकड़ों गर्ल्स हॉस्टल हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, जो बिना निगरानी के चल रहे हैं, जो बिना किसी जवाबदेही के चल रहे हैं, जिसने साफ किया कि छात्राओं की सुरक्षा सिस्टम नहीं, सिर्फ भगवान भरोसे पर टिकी है। जांच करवाई जाए उसी एसआईटी से जिस एसआईटी का गठन हुआ है। बिना जांच के रिपोर्ट का इस तरह की बात को कैसे कह सकती है, यह बड़ा सवाल है। पटना में मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के बाद पटना के गर्ल्स हॉस्टल सवालों के घेरे में है। गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। वहीं हॉस्टल कांड के बाद पटना से लेकर जहानाबाद तक लोगों में गुस्सा है। लोग सड़कों पर हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है।
तमाम गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर या तो उनको लाइसेंस रद्द किया जाए, लाइसेंस दिया जाए और इनकी जांच करवाई जाए उसी SIT से जिस SIT का गठन हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत के बाद गर्ल्स हॉस्टल के लिए कड़े नियम और नियमित ऑडिट की मांग तेज हो गई है। कोचिंग हब के तौर पर अपनी पहचान बना चुके पटना के गर्ल्स हॉस्टल कितने सुरक्षित हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम ने कई गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पटना के मुन्ना चक इलाके में कई गर्ल्स हॉस्टल हैं, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई वारदात के बाद इन हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन्हीं में से एक है लड्डू गोपाल गर्ल्स हॉस्टल। जी मीडिया की टीम जब यहां पहुंची तो यहां के हालात हैरान करने वाले थे। लड़कियों की सुरक्षा महज एक बुजुर्ग गार्ड के भरोसे है। हम अभी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में ही है। देखिए, लड्डू गोपाल गर्ल्स हॉस्टल है। हम इस गर्ल्स हॉस्टल में आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। यहाँ सुरक्षा क्या है? यहाँ सुरक्षा की सारा चीज है, गार्ड है। और कहाँ गार्ड है? कोई गार्ड दिखाइए। गार्ड हम हैं। आप गार्ड हैं जी। और CCTV है? CCTV है, सब जगह लगा हुआ है, सभी जगह लगा। इस हॉस्टल में तकरीबन 32 लड़कियां रहती हैं, लेकिन ऑनर के पास गर्ल्स हॉस्टल चलाने का कोई परमिशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। नहीं, अप्लाई जब आपको इशू नहीं हो रहा है तब आप कैसे चला रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल? तो अब तो ये सर ठीक है, गैरकानूनी तो है ही है। दरअसल ये हॉस्टल उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने है, जिसमें नीट छात्रा की हत्या का आरोप है। इस घटना के बाद से हॉस्टल में ताला लगा हुआ है, हर तरफ सन्नाटा पसरा है। वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये हॉस्टल अनैतिक गतिविधियों का अड्डा है। ये गाड़ी आती थी, गाड़ी लेके जाती थी, पता नहीं हम। ये तो कानून सरकार को होना चाहिए ना कि देख गर्ल्स हॉस्टल कैसे खुला गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई वारदात ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में कई निजी हॉस्टल बिना लाइसेंस और बिना किसी रिव्यू के चल रहे हैं। हॉस्टल में CCTV, महिला वार्डन और प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड नहीं होना भी बड़े सवाल खड़े करता है। प्रशासन को भी नहीं पता है, उनके पास उनका डाटा नहीं है। छोड़ दीजिए बिहार का, छोड़ दीजिए पटना में कितना हॉस्टल है और वह हॉस्टल का जो मानक मापदंड है उस मापदंड पर खरा है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ है कि पटना में पढ़ाई के लिए इन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है और ये गर्ल्स हॉस्टल चलाने वालों के लिए इंसानी जान से ज्यादा कारोबार मायने रखता है। पटना के जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं उस पर सवाल खड़े हो गए और ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो प्रशासन के पास, न ही पुलिस के पास और न ही दूसरा कोई जो एजेंसी है उसके पास कि पटना में कितने गर्ल्स हॉस्टल हैं, कितने के पास सुरक्षा है और जो मानक हैं गर्ल्स हॉस्टल चलाने के वो अभी तक पूरे क्यों नहीं किए गए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जहां कब्जा गैंग के खैर में, चाहे अवैध मजार हो या अवैध मदरसा हो, बुलडोजर वहां पहुंच रहा है सबका हिसाब करने के लिए। रतलाम में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद नजरें भोपाल पर टिकी, जहां रिहायशी इलाके में फैजान सहबा मदरसे की शिकायतें तेज हुई। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के अवैध मदरसा और मजार के खिलाफ जारी जंग की तस्दीक करती हैं। एक तरफ रतलाम में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन किया, तो दूसरी तरफ भोपाल के रिहायशी इलाकों में अवैध मदरसे को लेकर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पहली तस्वीर रतलाम से, जहां मोहन राज में अवैध अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस साफ दिखाई देता है। रतलाम में रेलवे की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। रेलवे की जमीन पर बने मजार को रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पूरी तरह सपाट किया। अवैध मजार को लेकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मोहन सेना एक्शन में आई और कब्जा गैंग से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। पिछले 2 दिनों में अज्ञात लोगों ने कोई स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया हुआ था, तो GRP और RPF के लोग उपस्थित होकर यहाँ पर उनके द्वारा इंक्रोचमेंट हटाया गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इस दृष्टि से हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
अगला नंबर भोपाल के फैजान साहबा मदरसे का है, जिस पर कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। शिकायत पुलिस तक जा पहुंची है। इलाके के हिंदुओं का आरोप ये कि मदरसे में किसी भी समय अजान तेज आवाज में बजती है। बाहरी राज्यों के लोगों का इस मदरसे में डेरा लगता है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर बेवजह भीड़ लगाते हैं और मोहल्ले की हिंदू लड़कियों को घूरते हैं। इस मदरसे में अवैध गतिविधियों का भी शक है। बहुत आवाज आती है और हर कभी चिल्ला चोट। खड़े होके कुछ लड़के पता नहीं क्या पीते रहते हैं, बैठ के 4-5 इकट्ठे लड़के बैठते हैं। हम चाहते कि ये मदरसा शिफ्ट हो जाए, क्या कहीं और जाए, यहाँ नहीं चले। अंदर क्या गतिविधि चल रही है किसी को भी नहीं पता है ना। बाहर से जो क्या पता कहाँ से गाड़ियों से आ रहे हैं। हालांकि मोहल्ले के मुस्लिम भाईजान हिंदुओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये मदरसा काफी टाइम से चल रहा है। कोई दिक्कत होती है मदरसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। सब बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे पढ़ते लिखते हैं। बाहरी लोग भी नहीं आते। भाईजान चाहे जो तर्क दें, लेकिन सवाल ये कि रिहायशी इलाके में मदरसे का क्या काम? यह संचालन अवैध है तो क्या यहाँ भी मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन होगा? भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पंजाब में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं, क्योंकि भगवंत मान पुलिस नशे के विरुद्ध युद्ध के बाद अब गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन में उतर चुकी है। चंडीगढ़ से पटियाला और अमृतसर तक पंजाब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है और पहला अटैक लॉरेंस गैंग के गुर्गे पर किया गया। चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर, शहर 3 मगर सूबा और मकसद एक। गैंग्स ऑफ पंजाब का दी एंड। जी हां, अब तक पंजाब गैंग वॉर को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब पंजाब की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि सीएम भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने गैंग्स ऑफ पंजाब के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और लड़ाई में पहली गोली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे पर चली है। पंजाब में अपराध के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है और ये तस्वीरें पंजाब पुलिस के एक्शन पर ट्रेलर मात्र है। चंडीगढ़ में सुपारी के लिए फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग के शूटर को पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, तो वहीं अमृतसर में हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है और पाकिस्तानी गिरोह से जुड़े 2 शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है। अभी उनसे डिटेल इंटरोगेशन करनी बाकी है। जब डिटेल इंटरोगेशन होगा तब किसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो किसके कहने पे काम करते थे, ये सारी बातें सामने आएंगी और तब हम आपको अपडेट देंगे। तो क्या क्या नाम है जो पकड़े गए हैं? वो तो अभी हमें कोई ज़्यादा उनका आइडिया नहीं है। टोटल 2 हैं, 3 हैं? 3 हैं, 2 इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल है। पहले चरण में पंजाब पुलिस ने 72 घंटे का ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत 2000 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 12,000 पुलिस जवान एक्शन में हैं। 60 गैंगस्टर्स की हिटलिस्ट तैयार है। 23 गैंगस्टर्स के खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस है। बाकी 37 गैंगस्टर्स के खिलाफ भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बाहर से भी गैंगस्टर्स को वापस लाने का प्लान है। पंजाब डीजीपी ने बताया कि फंडिंग, हथियारों का नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा। गैंगस्टर्स से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पंजाब में गैंगस्टर्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, गैंगस्टरिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। पंजाब पुलिस की इस वार्निंग से क्लियर है कि पंजाब से दिल्ली तक दहशत फैलाने वाला लॉरेंस गैंग हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर धमकियां देकर उगाही करने वाले गोल्डी बराड और अर्श दल्ला जैसे अपराधी और उनके शूटर, पंजाब पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी कि गैंगस्टर या तो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर लंगड़ाने पर। जैसा कि पटियाला से आई इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये तस्वीरें संगरूर पटियाला बाईपास की हैं, जहां पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर गैंग के हरजिंदर सिंह उर्फ लाडी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक 126 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 60 से अधिक गिरफ्तारियां अकेले पटियाला जिले से की गई हैं। पंजाब में वॉर ऑन गैंगस्टर का असर जलंधर में भी नजर आया, जहां एक साथ 70 अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 15 को जेल भी भेज दिया गया। ये अपराधी अलग अलग गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो महज बानगी भर है। अगले 3 महीने में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर्स का पूरा इकोसिस्टम तबाह करने का प्लान बनाया है। मैसेज क्लियर है, जिस तरह पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हुए नशा तस्करों पर कार्रवाई की गई है,
वैसे ही गैंगस्टर्स के खिलाफ ये वॉर का ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने है। सुरक्षा बलों को विस्फोटक बरामद हुआ है। वहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया है। 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना है जब उसी इलाके में ऐसा कोई बॉम्ब मिला हो जिसको डिफ्यूज किया गया है। ये तस्वीर शोपियां की आपको दिखा रहे हैं। ये बॉम्ब को जिस वक्त डिफ्यूज किया गया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थी जिसको सुरक्षा बलों ने नष्ट किया, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो सांबा सेक्टर की है, जहां पुराने मोर्टार शेल मिले हैं। सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा था। सुरक्षा बलों को एक सैंड बैग मिला जिसमें मोर्टार शेल और जिंदा ग्रेनेड हासिल हुए हैं। शुरुआती जांच में हथियार पुराने बताए जा रहे हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाई गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी हरकतों पर लगातार काम कर रहे हैं। आतंकी हों, उनके आका हों, हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और अब बदले की धमकी तक दी जा रही है। जैश आतंकी का एक नया वीडियो में सुनवाता हूं आपको, जिसमें जैश का आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की धमकी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकी अपने खानदान के खात्मे पर फफक फफक कर रो रहे थे, आतंकी ठिकाने तबाह होने पर मातम मना रहे थे, वही आतंकी मसूद अजहर, हाफिज रऊफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के खौफ में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने और रोज नई गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत से बदला लेने का ये ख्याली पुलाव मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गुर्गा बना रहा है। वही जैश जिसके बहावलपुर वाले ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के पहली रात को भारतीय वायुसेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उस वक्त मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा था, मगर एक बार फिर उसी मसूद अजहर के नाम से धमकियां दी जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से चूर-चूर हुए पाकिस्तानी आतंकी संगठन फिर से सिर उठाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर ने खुली छूट दे रखी है। गुर्बत में मरती आवाम का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीली गोली का डोज दिया जा रहा है। एक तरफ जैश कमांडर तो दूसरी तरफ पीओके में लश्कर ए तैयबा का कमांडर आमिर जिया फड़फड़ा रहा है। लश्कर का ये कमांडर भले ही भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, मगर उसका आका हाफिज अब्दुल रऊफ आज तक ऑपरेशन सिंदूर के सदमे में है। कुछ दिन पहले रऊफ ने खुलेआम कबूल किया था कि हिंदुस्तान ने जबरदस्त हमला किया था, लेकिन अल्लाह के रहम से वो बच गया। जाहिर है इन आतंकियों को पिछली बार तो अल्लाह ने बचा लिया था, लेकिन अगर इन गीदड़ों की जुबान पर लगाम नहीं लगी तो अगली बार आतंकी अड्डों की तरह इनके नामो निशान भी मिट जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना और सरकार साफ कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। यानी पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की एक छोटी सी गलती इन्हें जहन्नुम तक पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के रावलपिंडी सेंट्रल जेल के अंदर इमरान खान पर जुल्म किए जा रहे हैं, तो बाहर उनकी बहनों पर वैसी कयामत ढाई जा रही है। मुल्ला मुनीर का अत्याचार पीटीआई कार्यकर्ताओं पर बढ़ता जा रहा है। अडियाला जेल के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनें अलीमा, उज़मा और नौरीन खान के साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है। एक तरफ जहां पीटीआई कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, तो इमरान की बहनों को रोड पर धक्का देकर गिराया गया, कमरे में बंद किया गया। रिपोर्ट जरा देखिए। पाकिस्तानी सेना की ये 3 तस्वीरें हैं। बलूचिस्तान में हर दिन पाकिस्तानी जवानों की जान जा रही है। वहीं पीओके में मुनीर के खिलाफ आवाम सड़कों पर बगावत का बिगुल फूंक चुकी है। टीटीपी आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, लेकिन जंग के हर मोर्चे पर मात खाने वाली मुनीर की सेना औरतों पर अत्याचार के मामले में सारी हदें पार कर देती है। अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलने के लिए मुनीर और शहबाज हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। मुनीर की फौज के निशाने पर पीटीआई की महिला कार्यकर्ता है, जिनके साथ हर दिन बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद इमरान की बहनें और समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मुनीर के इशारे पर अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने इमरान खान की बुजुर्ग बहनों पर फिर जुल्म किया है। मुनीर फौज के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहले इमरान खान की बहनों को जमीन पर गिरा दिया, उसके बाद एक दुकान में बंद कर दिया। यही नहीं, पीटीआई कार्यकर्ताओं की भी जमकर पिटाई की। ये पहला वाकया नहीं है जब इमरान की बहनों के साथ मारपीट की गई। प्रदर्शन के दौरान पहले भी अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान के साथ बदसलूकी हुई है।
इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही उनकी बहनों के खिलाफ आधी रात के बाद एक्शन हुआ था। ठिठुरने वाली ठंड में इमरान समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। इमरान के नाम से मुनीर इतना डरा हुआ है कि उसने समर्थकों को जेल के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान में अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी आतंकी साजिश बन चुका है। यही वजह है कि इमरान खान की बहनों को पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश हो रही है। इमरान की तीनों बहनों पर आतंक निरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पर दंगे और आपराधिक साजिश रचने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने का भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल अगस्त 2023 से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, लेकिन जेल के बाहर उनके समर्थक लगातार धरना दे रहे हैं। विरोध को कुचलने के लिए मुनीर की सेना ने दमन का रास्ता चुना है और प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास आग बुझाने तक का इंतजाम नहीं है। कराची के मॉल में आग लगी, उससे न सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम की पोल खोलती नजर आई, बल्कि आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा इसी एक घटना ने कर दिया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों को हमेशा न्यूक्लियर पावर और युद्ध की धमकी देता है, लेकिन अपने घर में आग बुझाने तक का इंतजाम नहीं है। इसका सबूत देख लीजिए। कराची के मॉल में भड़की आग को बुझाने में पाकिस्तान को 2 दिन लग गए। सोचिए, 2 दिन तक पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले कराची में आग और धुएं का गुबार उठता रहा, लेकिन पाकिस्तान के पास इस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं था। पाकिस्तान के बदतर हालात की पोल खुद वहां के रक्षा मंत्री ने खोली है। दरअसल 17 जनवरी को कराची के गुल प्लाजा में भीषण आग लगी थी, जिसमें 26 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अब भी कई लोग लापता हैं। लेकिन मॉल में आग बुझाने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया और तब तक आसपास की दुकानें भी जलकर राख हो गई। इस आग ने न सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम की पोल ही नहीं खोली, बल्कि उसके आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस गुल प्लाजा मॉल में आग लगी, उसका मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद से भी कनेक्शन सामने आया है। ये दावा पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने किया है। आदिल रजा के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान सेना सपोर्ट कर रही है। मुनीर सेना ने उसे बाकायदा सुरक्षा मुहैया कराई है। इन दावों से सवाल उठ रहे हैं कि कराची के गुल प्लाजा मॉल में आग हादसा है या साजिश। क्या ये दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की कोशिश है? क्या पाकिस्तान में अगला नंबर भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद का है? अब पाकिस्तान की आवाम भी पूछ रही है कि आखिर ये आग इतनी कैसे भड़की और उस पर काबू पाने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त कैसे लग गया। यानी दाल में जरूर कुछ काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।